मानव रचना 7.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी आपके साथ लेकर आई प्रोग्राम लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो, और इसमें बहुत सारी बातें करी हुई हैं। अभी श्री सरकार दरबार जोर से द्रोणाचार्य अवार्ड हमने अभी बात करी है, स्पोर्ट्स किस तरह हेल्थ से जुड़ा हुआ है इस बारे में हमने बात करी, और उससे पहले हमने बात करी थी डॉक्टर महिमा बख्शी से, जिन्होंने नेचुरल बर्थिंग के ऊपर हमसे बातें करी हैं, किस तरह से प्लानिंग, फिर कंसीव करना, या फिर उसके बाद जितने भी प्रोसेस होता है डिलीवरी से बाद में भी ब्रेस्ट फीडिंग की हर चीज़ पे, हर एक एस्पेक्ट पे हमने बात करी है। तो अब चलिए अब बात करते हैं कुछ और भी बहुत ज़रूरी बातों का। और देखिए ये जो हमारी मुहिम, यानी कि हम एक बनाने जा रहे हैं रिकॉर्ड जो है 150 घंटे का, यानी कि 150 आवर्स का, जिसमें कि देखिए हम ये जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, अटेम्प्ट जो है ये है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और साथ ही साथ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। तो देखिए बात हम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी, किस तरह अपनी लाइफ को हम सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ये आता है हमारे SDG गोल नंबर 3, यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग में। तो चलिए बात अब करते हैं उनकी, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बहुत ही खास मेहमान जो कि हैं डॉक्टर इरशाद अहमद, और साथ ही इनसे बहुत सारी बातें हम जानेंगे। डॉक्टर इरशाद अहमद असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी मानव शास्त्र। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हम जान रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। बिल्कुल। तो सर यहाँ पर जो है अब बात करें, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी बात, क्योंकि हम हर एक पार्ट पे हम बात कर रहे हैं। हमने जब डॉक्टर महिमा बख्शी हमारे पास साथ आई थी यहाँ पर, तो हमने बात करी थी बर्थिंग के ऊपर, हमने बात करी है बच्चों के ऊपर बातें करी है, स्पोर्ट्स में हमने स्पोर्ट्स कैटेगरी जो लोग होते हैं उनके बारे में बात करी। अब हम बात करते हैं उनकी, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ना कि हमारी लाइफ में ना सिर्फ, बल्कि हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, हमारी कंट्री में, और वो है हमारे बड़े बुजुर्ग। देखिए बचपन में उन्होंने आपका हाथ थामा, अब ज़रूरत है कि आप उनका हाथ थामें, उनका साथ दें, उनसे ढेर सारी बातें करें। देखिए कहते हैं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, मतलब जो हमारे पिता होते हैं, वो घर की छत होते हैं। घर को बनाने वाली हमारी माँ होती है, गृहस्थी हमारी माँ बनाती है, लेकिन ये जो घर फूलता फलता तभी है जब हमारी जड़ें मजबूत होती है, यानी कि हमारे जब ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमारे साथ होते हैं, साथ ही जो आशीर्वाद होता है ना, उससे जो है वो हम फूलते फलते हैं। जो पूंजी है वो उनका प्यार है, और लेकिन बदले में उन्हें क्या चाहिए? आपका प्यार। और आप देखिए किस तरह उन्हें प्यार करते हैं। देखिए कुछ कुछ तरीके होते हैं ना, कि हम एक तो कहते हैं कि बस हम कह देते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन कहीं कहीं प्यार कई बार हमें ना अपनी, जब हम केयर करते हैं उसमें भी झलकता है। और देखिए जब हम केयर की बात आती है तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो वो है यहाँ पर, जो कि ज़रूरी आजकल हमें बात करना, वो है जीरियाट्रिक हेल्थ के बारे में। तो सर आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर मैं, कि अगर जीरियाट्रिक हेल्थ के बारे में बात करूँ, अगर लेमन लैंग्वेज में हम बात करें, तो जीरियाट्रिक हेल्थ जो है वो क्या होता है, आम भाषा में इसे कैसे आप डिफाइन करते हैं? जीरियाट्रिक हेल्थ हम कहते हैं कि वो पॉपुलेशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन जो एजिंग की तरफ गुजर रही है, मतलब नेचुरली एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी फिजिकली, मेंटली, सोशली जो है वो डिग्रेड होती है, रिड्यूस होती है। एक पैटर्न होता है जहाँ पर हमारी सब चीज़ फिजिकल हेल्थ जो इम्प्रूव होता है, फिर उसके बाद डिटेरियोरेशन की तरफ जाता है, और फिर हम लोग डेथ की तरफ जाते हैं। तो वो एजिंग का प्रोसेस, और उसके दौरान जो भी हम स्टडी करते हैं, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, उनके बारे में कि क्या क्या उनमें परेशानियां डेवलप हो रही हैं, उनको कैसे हमको मैनेज करना चाहिए, उनको कैसे प्रिवेंट किया जाए, या उनको कैसे हम और देर तक लॉन्गिटिविटी उनकी बढ़ाई जाए, यानी उनकी डिलेइंग बढ़ाया जाए, एजिंग का प्रोसेस लेट किया जाए। ये सारी स्टडीज, इन सबको पढ़ने को हम लोग जीरियाट्रिक बोलते हैं। और इसके फिजिकल, सोशल और हेल्थ वेलबींग की स्टडी को हम लोग जीरियाट्रिक हेल्थ के अंदर इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल और फिजिकल सारे कंपोनेंट को ऐड करके हम लोग इसके अंदर जीरियाट्रिक हेल्थ इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल, ये चारों एस्पेक्ट पे हम ज़रूर बात मैं करना चाहूँगी, कि आपने अब मुद्दा उठाया है तो मुद्दे को पूरा भी हम इसमें ज़रूर करेंगे अपनी बातों के दौरान। साथ ही साथ यहाँ पर जानना चाहूँगी जीरियाट्रिक केयर के बारे में आपने बात करी है, तो जीरियाट्रिक केयर जो है वो क्या है, और साथ ही इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड होती हैं? अब देखिए जो भी स्टडी है, स्टडी के बारे मतलब ओल्ड एज पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना,
वो उसकी जीरियाटिक्स हो गई, पूरी जीरियाटिक्स हो गई, जेरेंटोलॉजी हम लोग बोलते हैं, स्टडीज ऑफ ओल्ड एज। तो उस स्टडी में जो भी जहाँ पर भी केयर इन्वॉल्व हो रही है बाय द मेडिकल हेल्थ प्रोवाइडर्स, बाय द एलाइड हेल्थ प्रोवाइडर्स, जो भी केयर प्रोवाइड करी जा रही है वो हम लोग जीरियाटिक केयर के अंदर इंक्लूड करते हैं। आप मान लीजिए कि जीरियाटिक हेल्थ में एक ओल्ड एज है जिनको ओबिसिटी का इशू है, या एक ओल्ड एज पेशेंट है जिनको बैलेंस या फॉल का इशू है, या ऑस्टियोपोरोसिस का इशू है, बहुत कॉमनली जीरियाटिक में पाया जाता है, अर्थराइटिस का इशू है जो कि बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो ये सबको मैनेज करना या इनका एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सब जीरियाटिक केयर के अंदर आता है। चाहे प्रिवेंशन एस्पेक्ट हो, चाहे मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट एस्पेक्ट हो, दोनों ही इंक्लूड किया जाता है जीरियाटिक केयर के अंदर। जी जी बिल्कुल। तो सर जैसे कि आपने बात करी, अब डीलिंग की बात करी थी आपने, तो अगर बात करें कि एज को अगर डिले करना है, एक देखिए वो है जो कि एक 50 इयर्स में भी अगर मैं बात करूं कि वो बहुत ज़्यादा फिट हैं, ठीक है, और या फिर हम बात करें कि 50 इयर्स में बहुत ज़्यादा ना एजिंग उनको बहुत जल्दी हो गई है और बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब स्लो डाउन हो गए हैं और चल फिर नहीं पा रहे हैं, और वो कहते हैं अब तो भाई बुढ़ापा आ गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो 75 साल में भी हम कुछ लोग ऐसे देख पाते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर जो सरकार तलवार सर, यहाँ पर श्री सरकार तलवार सर मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि मेरी एज जो है वो 70 इयर्स है, जिनको देखे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो 70 इयर्स है। तो सर ये जो कंपेयर अगर हम करें, क्या डिफरेंस है? यही चीज है, इसी को हम लोग कहते हैं डिलेइंग एजिंग। एक बंदा जो 50 साल में कमजोर हो गया, वो ना हो, उसके लिए ये सारा एफर्ट लगाया जा रहा है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हर बंदा एजिंग के प्रोसेस से गुजरेगा, जी जी, ठीक है, हर बंदा उस प्रोसेस से जाएगा और एंड तक उसको जाना ही जाना है। लेकिन ओल्ड एज में क्यों इम्पोर्टेंस है? ये इम्पोर्टेंस है क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो हमें एक्सपीरियंस देता है। काम करने वाली यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, लेकिन जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो एक्सपीरियंस बताते हैं। आप देखो, आप वही काम कर लोगे 10 घंटे में, अगर किसी ने सजेशन दे दिया कि इस काम को इस तरीके से करो, तो वही काम आप 2 घंटे में कर लोगे। तो वो एक्सपीरियंस जो उनका 15, 20 साल, 25 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस है, वो बहुत मैटर करता है। जी जी। तो उनका सोसाइटल इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है, यानी उनको भी सोसाइटी के अंदर इंगेज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने छोड़ दिया उनको, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो एक तरह का बर्डन होगा, हेल्थ केयर बर्डन होगा, कि हम उनकी बस देखभाल करते जा रहे हैं और उस पे हमारा जो भी फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो हो रहा है। उस चीज को डिले करें भाई, जो चीज प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो रही है वो और लंबा खींच के रखें, डिले करें एजिंग को, यही सब चीजें उनको करानी है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम कहते हैं ना कि फिट रहो, हेल्दी रहो, ये फिट और हेल्दी क्या करता है, ये एजिंग के ही प्रोसेस को डिले करता है। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, आप अच्छी डाइट लेते हैं, आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में हैं, आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तो आपको ये सब सिचुएशन नहीं आने वाली। आप समझ रहे हैं? आप ज्यादा इनपुट मतलब आउटपुट दे पाओगे सोसाइटी को, तो आपका पार्टिसिपेशन सोसाइटी में ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप नहीं रहोगे तो आप वही घर पे बैठे हो ओल्ड एज पॉपुलेशन की तरह, और फिर या ओल्ड एज होम में हो, और एक तरह से बर्डन सोसाइटी पे बढ़ रहा है। वो ना हो, उसके लिए हमको उनको एंगेज करना है। तो उसके लिए फिर उस पे काम भी करना है कि भाई आपको ज्यादा एक्सरसाइज के दौरान डाला जाए, कि वर्कआउट में ज्यादा काम करें, फिजिकल। देखिए ओल्ड एज पॉपुलेशन को लिए ऐसा नहीं है कि बहुत रिगरस कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस, सिर्फ 25 से 30 मिनट की रिक्वायरमेंट, और वो उनके मतलब पूरे 24 घंटे की रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। जो उनका हेल्थ स्टेटस है वो मतलब इस लेवल से इस लेवल पहुंच जाएगा, मतलब काफी ऊपर तक पहुंच जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो वो, और उनके फिर सारा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो बूस्ट है, जो
कनेक्टिविटी है, जो इमोशंस है, वो सब चेंज आएंगे। अब आप ऐसे ही एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको घर में, कि आप ऐसे समझिए कि आप अपने माँ बाप को अगर इम्पोर्टेंस नहीं देते, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप उनसे ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप घर के जो कुछ काम या कोई डिसीजन लेना है उसमें उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप देखिए वो कितना सेडेंटरी हो जाएंगे। वो चलेंगे फिरेंगे नहीं, वो एक जगह बैठे रहेंगे, वो ज़्यादा इंगेज नहीं होंगे, वो ज़्यादा आपको किसी चीज़ में इनपुट नहीं देंगे, अपना कुछ नहीं बोलेंगे, अपना अकेले बैठे रहेंगे। और वही दूसरे कोई और जिनको आप इंगेज कर रहे हो, अपने माँ बाप को इंगेज कर रहे हो हर एक्टिविटीज़ में, कि अच्छा मैं कुछ फर्नीचर लेना है तो अपने पापा से सजेशन, क्या पापा किस तरीके का फर्नीचर लूँ, मम्मा किस तरीके का फर्नीचर लूँ, या दादाजी किस तरीके का फर्नीचर लूँ, क्या सही है, क्या बेटर है। आप समझ, वो जितना इंगेज या इन्वॉल्वमेंट आपके साथ होगा ना, उनका स्टेटस उतना बेहतर होगा। हेल्थ, फिजिकल स्टेटस और मेंटल स्टेटस की बात कर रहा हूँ, उतना बेहतर होगा और उतना वो डिलेड एजिंग की तरफ जाएंगे। यानी इसका मतलब जो चीज 60 साल में वो फील करने वाले, वो 60 साल में ना फील करके 75 साल या 80 साल में फील। तो आपने क्वालिटी ऑफ लाइफ एक बंदे की बेहतर कर दी बस कुछ चीजों से, कुछ तरीकों, कुछ इनपुट से या कुछ इन्वॉल्वमेंट से। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जानना चाहती हूँ कि जैसे कि अक्सर हमने देखा है कि जैसे जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग अब एक एज कैटेगरी में आने लगते हैं, तो अगर बात करें उस कैटेगरी यानी कि 80 to 90 ईयर्स वाले की अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, तो अक्सर ऐसा होता है कि उस कैटेगरी में हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि वो कोई भी एक्सरसाइज करे, योगा करे या कुछ भी करे। बस हमें लगता है कि वो उठें, थोड़ा सा अपना अगर थोड़ा सा वॉक करनी, आसपास ही बेड के आसपास वॉक कर लिया जाए, अपना जो कोई काम था वो कर लिया जाए। लेकिन यहाँ मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या असर पड़ता है अगर वो करते हैं एक्सरसाइज, क्या उनकी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज अच्छी है या नहीं है, ये आपसे मैं जानना चाहती हूँ। हमेशा एक्सरसाइज अच्छी होती है किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, चाहे वो यंग हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे एडोलसेंस हो, चाहे 50, 60, 70, 80, हर एज में एक्सरसाइज जो है वो इफेक्टिव है। फर्क क्या है? फर्क ये है कि हर एज की एक्सरसाइज डिफरेंट है। अब मैं एक चीज मैं बताता हूँ कि बहुत जो कॉमन, बहुत अंडररेटेड प्रॉब्लम ओल्ड एज में है वो है बैलेंस और फॉल की। जी। बहुत अंडररेटेड है, इसको लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट एज अ ओल्ड एज जो पर्सन है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, अब एक एडल्ट, मतलब कोई भी बुजुर्ग आदमी अपने घर में एक बार गिर जाते हैं तो फिर वो चलना छोड़ देते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, ये इशू होता है बैलेंस से। आप देखिए बैलेंस क्या है? बैलेंस एक तरीका है जिसमें हम अपने बॉडी को स्ट्रेट या खड़ा रखते हैं, स्ट्रेट वॉकिंग में सीधा रखते हैं अपने आप को। तो उसमें क्या है कि बहुत सारे सेंसेशन आते हैं, पैरों से सेंसेशन आते हैं जो कि ब्रेन रीड करता है और ब्रेन फिर स्टिमुलस देता है कि भाई आपको खड़े होने के लिए ये मसल काम करनी। ठीक है, अब इसमें 3 चीजें, एक तो रिसेप्टर जहाँ से सेंसेशन आ रहा है, एक जो सेंसेशन ब्रेन को लेकर जा रहा है, एक जो ब्रेन से सेंसेशन वापस लेकर आ रहा है, और एक जो मसल है। जी जी। ठीक है, 3 चीज हो गई, एक रिसीव करने वाला, एक ट्रांसपोर्ट करने वाला, ऊपर नीचे, और एक जो मसल है। इन तीनों पे अगर इम्पैक्ट आता है, अगर सेंसरी, क्योंकि ओल्ड एज में सेंसेशन कम होने लगते हैं, रिसेप्टर्स रिड्यूस होने लगते हैं, वो नर्व डिटेरियोरेट होने लगते हैं, कमजोर होने लगती हैं, जो हमारी नसें हैं जो ब्रेन को लेकर जाती हैं सेंसेशन और वापस लेकर आती हैं, वो कमजोर होने लगती हैं, और मसल, मांसपेशी कमजोर होने लगती है। तो इन तीनों की वजह से बैलेंस इफेक्ट होता है। और ये बैलेंस इफेक्ट बहुत हम लोग एज अ यंग पॉपुलेशन बहुत इग्नोर करती है, क्योंकि हम लोग गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं और खड़े हो जाते हैं। ओल्ड एज लड़खड़ाता है, नीचे गिरता है और फिर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं, क्योंकि कमजोर है हड्डी। एक बार गिरे, हड्डी टूट गई, नहीं भी टूटी तो वो डर गए। फियर ऑफ फॉल अगर एक बार ओल्ड एज में आ गया तो फिर वो ना एक्सरसाइज करेगा,
तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप कराना पड़ता है। मैंने इस पे रिसर्च करी, मैंने अपना काम किया है जी। इस जेरियाटिक पॉपुलेशन पे कि भाई मैंने देखा कि जो फियर ऑफ फॉल है ओल्ड एज में, वो फियर ऑफ फॉल बहुत स्ट्रांग होता है ओल्ड एज पॉपुलेशन में। इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक बार भी, हम लोग ये कहते हैं कि साल में 1 या 2 बार गिर गया, पूरे साल 365 डेज में 1 या 2 बार गिर गया, तो उसकी एक्टिविटी रिड्यूस बाय 60%। मतलब आधी हो जाती है, जो एक्टिविटी जो चलना फिरना है वो आधी हो जाती है। आप ये समझिए। इनफैक्ट डॉक्टर इरशाद, ये मैं खुद भी कहना चाहूँगी, क्योंकि हम खुद भी देखते हैं, हमारे भी बड़े बुजुर्ग हैं, और साथ ही उनमें एक चीज़ आ जाती है, अगर वो एक भी बार गिर गए हैं, क्योंकि मैं अगर अपनी ग्रैंड मदर की बात करूँ, अपनी मदर की बात करूँ, तो वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ देखी है कि वो एक बार गिर गई थी और वॉशरूम से निकल रही थी, पैर गीले थे, और हालांकि वहाँ पर डोर मैट था, लेकिन वो उस तक स्लिप हो गया, वो गिर गई। लेकिन उसके बाद जब भी वो चलती थी तो वो यही कहती थी, एक बार गिर गई अगर तो हड्डी टूट जाएगी और फिर तुम में से कोई कुछ नहीं करेगा और मुझे ही सहना पड़ेगा और मेरी बॉडी से अब नहीं होगा। तो वो जो डर है, हमने बहुत ट्राई किया कि वो चले, लेकिन उन्होंने चलना फिरना तक अपना कम कर दिया। जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पहले काम करो। वो स्टेज ना आए तो पहले काम करो, प्रिवेंशन पे काम करो, पहले काम करो, पहले उनको एक्सरसाइजेस बताओ, पहले बताओ, ताकि वो प्रोसेस लेट आए। वो जो प्रोसेस जल्दी आ जा रहा है, जो 60-65 में आ जा रहा है, वो 60-65 में ना आके 85 में, 80 में आए, 75 में आए। जी जी जी। आप समझ रहे, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो एक्सरसाइज को हमको पहले डालना पड़ेगा, अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली लाइफ ऑफ इंटरवेंशंस में डालना पड़ेगा। और ये तभी होगा, एक बंदा जब कुछ थोड़ा बहुत 25 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी अगर करता है 24 घंटे में, वो लाइफ के एंड में भी एक्सरसाइज करता है। आप देखिए, अगर कोई फिजिकली एक्टिव बंदा है अपने 40, 45, 50 की एज में, वो 60-65 में भी एक्टिव रहेगा। तो जो मैं बता रहा हूँ कि ओल्ड एज सिचुएशन है, वो आप 40-50 में ही सही करोगे। यही स्टेज है जहाँ पर ओल्ड एज में की लॉन्गिटिविटी या डिलेनेस को बढ़ाओगे आप सोचोगे 60-65 में आके मैं करने लगूंगा, तो वो नहीं है, क्योंकि वहां पर आपके पास वक्त ही वक्त है। जो सबसे एफिशिएंट, जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंसान होता है, वो 30 से 50 के बीच में होता है। जी जी। सबसे ज्यादा वर्क काम उसी टाइम करता है और अपने हेल्थ पे कभी ध्यान नहीं देता। बिल्कुल। 30 से 50 के बीच में, वहीं पर आपको काम भी करना अपने हेल्थ। तभी वो स्टेज आएगी, वो 60 वाली जो है वो बेटर होगी तभी। बिल्कुल। वरना फिर आप उसी स्टेज पे चले जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छी जानकारी जो है वो अभी हमें प्राप्त हुई है डॉक्टर इरशाद अहमद से। और साथ ही सर, अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि अगर बात करें ओल्ड एज की बात हम करें, तो कुछ कॉमन डिजीज़ेस की अगर हम बात करें, तो कौन कौन से कॉमन डिजीज़ेस हैं जो हिट करती हैं उनको, वो आपसे जानना चाहती हूँ। ओल्ड एज में सबसे कॉमन डिजीजेज हैं, एक तो आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, आई विजन का इशू, कैटरैक्ट विजन का इशू आता है। फिर हियरिंग का इशू आता है, कॉन्स्टिपेशन, इनकॉन्टिनेंस भी एक ऐसी चीज है जो ओल्ड एज में बहुत कॉमन, क्योंकि वीकनेस है। इनकॉन्टिनेंस क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इनकॉन्टिनेंस होता है जिसमें हम पेशाब, जो यूरिन है, उसको होल्ड करने की कैपेसिटी। जब ओल्ड एज में बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिन होता है, जी जी, हम होल्ड नहीं कर, मतलब बुजुर्ग लोग होल्ड नहीं कर पाते वो इसी वजह से, क्योंकि मसल जो है वो वीक हो जाती है। जब स्ट्रांग रहेंगी मसल तो वो आप होल्ड कर लोगे। तो ये इनकॉन्टिनेंस ये भी होता है। जी, तो सर जानना चाहूंगे डॉक्टर इरशाद कि अंदर की मसल्स को भी क्या हम स्ट्रांग कर सकते हैं क्या? जी, ये सब वॉलंटरी मसल है। हाँ। अंदर की ये जो इनकॉन्टिनेंस वाली जो मसल है, इसको पेरिनियल मसल्स बोलते हैं। पेरिनियम की मसल्स होती हैं जो नाभि के नीचे वाली मसल्स होती हैं, उसको हम लोग पेरिनियम कहते हैं, पेरिनियल मसल्स। ये वॉलंटरी मसल है, इसको हम लोग कंट्रोल किया जा सकता है। ये मतलब दिमाग ही कंट्रोल में है, मतलब हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, लूज करते कराते हैं, लूज करते कराते हैं, लूज करते हैं, ये कराते हैं हम लोग। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ये सब ओल्ड एज की इश्यूज हैं जो कि बहुत, जबकि ओबेसिटी और डायबिटीज और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का भी हिस्सा है जी, लेकिन वो सिर्फ ओल्ड एज का नहीं है। हार्ट इश्यूज हैं, ये भी लाइफस्टाइल का, लेकिन ओल्ड एज में पाया जाता है।
कॉमनली ओल्ड एज में ये सारे इश्यूज बहुत कॉमन है। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ यहाँ पर ये बातें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली चल रही हैं, इन्फॉर्मेटिव बातें चल रही हैं। हमारा प्रोग्राम है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो, जिसमें कि सस्टेनेबिलिटी की हम बातें कर रहे हैं और किस तरह से हम खुद को, हमारी हेल्थ को सस्टेन कर सकते हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों की हेल्थ को। जी हाँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही एक देखिए जानकारी जो है, अच्छी जानकारी जो है वो मिल रही है हमें। यहाँ पर हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं, हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर इरशाद अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी, मानव रचना से। तो सर, जैसे कि अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं कि जो ये डिजीज़ आपने बताई, अगर बात करें अर्थराइटिस की, अगर बात करते हैं या फिर आपने और भी बातें करी, अलग अलग डिजीज़ की बातें करी हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों को, इन डिजीज़ को प्रिवेंट किया कैसे जा सकता है? सबसे पहले तो देखिए, प्रिवेंशन में हम लोग इंटरवेंशंस वगैरह डालते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ डायग्नोसिस। देखिए, प्रिवेंशन तभी, मतलब आप प्रिवेंशन की तरफ तभी जाएं जब आप डायग्नोसिस की तरफ जाएं। तो हम लोग ये कहते हैं कि आफ्टर 35 या 40 आप एवरी ईयर एक होल बॉडी चेकअप कराएं। होल बॉडी चेकअप में अगर कोई चीज दिक्कत लगती है तो उसको रिजॉल्व करें। जैसे विजन में इशू आ रहा है तो आप उसको रिजॉल्व करें, हियरिंग में इशू आ रहा है तो आप उसको रिजॉल्व करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो अंदर अंदर चल रही लेकिन दिख नहीं रही है। मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है लेकिन मुझे पता नहीं है मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है, सब चीज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, मुझे पता ही नहीं। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप हर साल एटलीस्ट, कम से कम, वैसे तो 6 मंथ है, कम से कम साल में एक बार अपना होल बॉडी चेकअप कराएं और कुछ भी इशू होता है उसको रिजॉल्व करें आफ्टर 40। फिर उसके बाद वही 25 to 30 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी। ये नहीं कि मैं सिर्फ जॉग कर रहा हूँ या वॉक कर रहा हूँ, सिंपल वॉक कर रहा हूँ, वो भी कम है। फिजिकल एक्टिविटी में हम लोग ये कहते हैं कि उतनी फिजिकल एक्टिविटी करें जिसमें आपकी सांस फूले। आम भाषाओं में कहते हैं कि उतनी फिजिकल एक्टिविटी करें जिसमें आम भाषाओं में सांस फूले, लेकिन मैं टेक्निकली इसको एक आम लोगों से जोड़ता हूँ तो मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि आप इतनी तेज चलिए या भागिए जिसमें आपकी सांस में जो आवाज आ रही है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मेरे वर्ड्स निकल रहे हैं, तो एटलीस्ट 7 वर्ड से कम हो। दूसरी सांस आप ले लो। अगर 7 वर्ड्स या 8 वर्ड से ज्यादा आप वर्ड्स बोल ले रहे हो एक सांस में, तो इसका मतलब आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज्यादा तेज नहीं है। जैसे मैं एक स्लोगन देता हूँ कि क्या मैं आज तेज भाग रहा हूँ, 7-8 वर्ड है, क्या मैं आज तेज भाग रहा हूँ या मुझे और जरूरत है। अगर ये एक लाइन में आप बोल लेते हो तो इसका मतलब आप तेज नहीं भाग रहे हो, आपको तेज और चलने की जरूरत है या और भागने की जरूरत है। तो फिजिकल एक्टिविटी में आपकी जो ब्रीदिंग है, एक बहुत वैसे बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो हम लोग रिसर्च में यूज करते हैं, लेकिन आम लोग नहीं इसको यूज करते हैं। जी। लेकिन हम जो आम लोगों को बताते हैं वो यही कहते हैं कि आप इतनी तेज चलिए या इतना फिजिकल एक्टिविटी करिए या जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, स्विमिंग, साइकिल, जॉगिंग, वॉकिंग या रेजिस्टेंस, वेट ट्रेनिंग, कुछ भी आप करें, आपकी सांस इतनी हो कि वो 7 से 8 वर्ड से कम की हो। अगर उतने में आप बोल ले रहे हैं एक सांस में तो वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर एक किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं आप ये भी बता दिया है। एक प्रैक्टिकल आप ज़रूर करके देखिएगा, जितने भी लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं ये मैं ज़रूर कहूँगी। और एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो है यहाँ पर हमें मिल चुका है कि एक लाइन बोल के देखिए और क्या पता आपको पता चले कि क्या जो आगे चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं या ठीक नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और कि आपको डॉक्टर के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपको जाने की ज़रूरत है। इसी के साथ यहाँ पर सर अगला सवाल जो डॉक्टर इरशाद मैं आपसे करना चाहती हूँ, तो बात करेंगे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आती हैं और किस तरह से इसे बच सकते हैं, ठीक किया जा सकता है? क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को ठीक करने का मुझे लगता है कि अपनी लाइफस्टाइल को, अपने डाइट को, अपने खान पान को और अपने वॉकिंग, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लेकिन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है क्या, वो आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी की वजह से जो बीमारी हो जाती है उसे हम लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। अब ये है
कि भाई हमारी जो जिंदगी चल रही है वो इस तरीके से चले कि हमें बीमारी ना हो। जी। अब उसके लिए करना क्या है, उसके लिए कुछ चीजें हैं। जैसे हम लोग देखिए हेल्थ जो है वो तीन डोमेन्स में डिवाइड किया गया है, एक फिजिकल, मेंटल और सोशल। अब इन तीनों पे आपको काम करना है, तभी आप डिजीज से प्रिवेंट होंगे। जी जी जी। अब चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही क्यों ना हो, अगर मुझे मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी हो गई जो मेरे बैक, अच्छा मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसेंट रिसर्च के बारे में बताता हूँ कि एक बहुत रिसेंट रिसर्च पाई गई, उसमें ये कहा गया कि डायबिटीज आमतौर पे, जो कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है एक तरीके का, वो बहुत कॉमन है उनमें जो लोग सीडेंटरी होते हैं। सीडेंटरी का मतलब जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनमें ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू वो लोग जो फिजिकल एक्टिविटी के साथ अननेसेसरी मतलब ड्रिंक्स ले रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं। जबकि हम लोग बोलते हैं ना स्मोकिंग ड्रिंकिंग इज वेरी हार्मफुल, उनको कम हो रहा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल से ज्यादा हो रहा है। तो आप समझिए कि फिजिकल एक्टिविटी का कितना ज्यादा रोल है डिजीज पर। बिल्कुल। इसी के साथ ये ज़रूर सभी से कहना चाहूँगी कि अगर जो डॉक्टर इरशाद ने कहा है कि जो डायबिटीज़ या कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है या फिर कोई भी और ऐसे बड़ी बीमारी है जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से तो होती ही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अल्कोहल के सेवन से या स्मोकिंग से कम हो रही है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, ऐसा मत ये सोचिएगा कि आपको इसका मतलब है कि अगर चले कम हो रही है तो ये करना शुरू कर दे। नहीं, ये मैं सजेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप वो करिए। जी जी। ये रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं एक रिसर्च बता रहा हूँ कि रिसर्च पाया गया। अभी एक WHO ने एक रिसर्च में बताया कि पहले कहा जाता था कि लो या मॉडरेट ड्रिंकिंग इज नॉट हार्मफुल, बट अभी कुछ महीनों पहले WHO ने कहा कि लो टू मॉडरेट भी हार्मफुल है बिल्कुल बॉडी के लिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये जो शराब सेवन का जो करते हैं लोग, सेवन करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, आप देखिए वो भी कितने ज़्यादा इससे इफेक्ट होते हैं। आप एक ड्रिंक लेते हैं, आपको उसके बाद दूसरा ड्रिंक लेने के लगता है, एडिक्ट हो जाते हैं, और ये जो एडिक्शन है कभी कम नहीं होती है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन और उसके बाद आप रेगुलर होते चले जाते हैं, और उसके बाद कैसे ये आपको खा जाता है आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होता। और उसके बाद क्या बचता है आपके पास, क्योंकि देखिए जब भी आप कभी भी, मैं अल्कोहल की या स्मोकिंग की बात करूँ, आप ज़रूर इस बात के लिए सोचिए ज़रूर कि वो जो लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यानी कि आपकी फैमिली, उन पर क्या बीतेगी अगर आप उनके साथ नहीं होंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब आप उनके साथ अगर नहीं होंगे, अगर आप अल्कोहल का या फिर स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं, तो इस बारे में सोचना ज़रूरी है। इस बारे से आप निजात देखिए, ज़रूरी है कि आप इस चीज़ों को छोड़ दीजिए। अभी भी टाइम है, अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं और आप जो है अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं इस तरीके से। क्यों, बिल्कुल। मैं आप अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं आपको और चीज़ बताता हूँ कि ये जो डिकेड है, UN ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये डिकेड को डिकेड ऑफ जीरियाटिक हेल्थ बोला है। जी जी। 2021 टू 2030 जी 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 डिकेड ऑफ जीरियाटिक हेल्थ बोला है कि आपको इस पे देखिए, बहुत सारी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप, इससे अफेक्ट हो रहा है। वहाँ पर ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड एज की तरफ पहुँच गए हैं। मैं जापान की बात बात करना चाहूँगी कि वहाँ पर ऐसी पॉपुलेशन है। आयरलैंड की बात करूँ, वहाँ पर भी ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पर जो आप देखिए पुरानी जो ओल्ड एज है, जो कैटेगरी है, वो उनकी ज़्यादा है। तो ऐसे में ध्यान भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, इवन इंडिया भी। इनफैक्ट यहाँ पर बात करना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि इस पर और क्या आप ऐड ऑन करना चाहेंगे डॉक्टर इरशाद? अब इंडिया में भी वो सिचुएशन आएगी 20 साल के बाद। आप देखिए अभी तो यूथ का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यही यूथ जो है वो ओल्ड एज में जाएगा। बिल्कुल। तो 2040 तक हमारी पॉपुलेशन ऑफ ओल्ड एज अभी 12% है अराउंड, वो करीब 25% के पास पहुंचे। आप सोचिए कितना बर्डन पड़ने वाला है अगले 20 साल में इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, उस चीज को लेकर, हॉस्पिटल्स के ऊपर, जो भी चीजें उसके असर उसके अंडर में आती है। बिल्कुल। और इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है हमारे जो UN है, उन्होंने भी एक एजेंडा लिया है 2030 का कि हमें जो है सारे सस्टेनेबल गोल्स को हमें जो है अचीव करना है।
तो देखिए अचीव अगर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है एक अच्छी लाइफस्टाइल का भी होना, क्योंकि उसमें जो हमारे एसडीजी गोल नंबर 3 है जी। जो कि बात करता है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग की, बिल्कुल। तो इसमें भी ये जो है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। और जैसे कि आपने डॉक्टर इरशाद कहा कि आने वाले टाइम में जो है इंडिया भी इसको ज़रूर हिट करेगा कि जब हम ये जो पॉपुलेशन है यूथ जो है ये जब कन्वर्ट होके जब आगे जब जाएगा तो वो भी एक आ जाएगा उस कैटेगरी में। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि वो कैटेगरी अच्छी स्वस्थ बनी रहे, तो उनकी अभी से हमें जो है ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल है। बिल्कुल। तो इसी के साथ जो अगले सवाल की ओर हम चलते हैं, डॉक्टर इरशाद आपकी सहमति चाहूँगी यहाँ पर, आप बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और साथ ही जी, जी, यहाँ जी, पर जी। बात करें अगर वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल की हम बात करते हैं, ये बहुत ही एक जो है ये टर्म जो है थोड़ा सा लेमन तो नहीं मैं कहूँगी, इसे साइंटिफिक थोड़ा सा टर्म है। मैं चाहती हूँ सर आप बताएं डॉक्टर इरशाद कि हमारे जो फरीदाबाद के लोग सुन रहे हैं कि क्या है ये। देखिए मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का मतलब वो जो परेशानी जो हमारी मांसपेशियों में होती हैं, हड्डियों में होती हैं, वो काम की वजह से या तो ओवर एक्टिविटी या अंडर एक्टिविटी। जी। अगर हम नॉमिनल जो एक नॉर्मल एक्टिविटी होती है उसमें अगर हम करते हैं तो ना हमें परेशानी होती है ना कोई दिक्कत है। अगर हम अंडर एक्टिविटी करते हैं यानी हम कम एक्टिविटी कर रहे हैं तो भी, या हम ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तो भी। अब कैसे? एक बंदा चेयर पे बैठा है 8 घंटे तक सिस्टम चला रहा है जी। ठीक है, आईटी सेक्टर, ज्यादातर लोग ये आईटी सेक्टर में सब लोग यही काम करते हैं जी जी जी। 8-10 घंटे तक वो सिस्टम पे बैठे हैं और काम कर रहे हैं, वो फिजिकल एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उनका पोस्चर इतना खराब है। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आए, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, हाथों में दर्द, हाथों में दर्द, झुंझुनाहट, ये सब वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर से मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। जी जी। ये हो गया अंडर एक्टिविटी का एग्जांपल। अब मैं ओवर एक्टिविटी का एग्जांपल देता हूँ कि ओवर एक्टिविटी में एक हाउस मतलब होममेड जो होती है होममेड्स जो होती हैं, जी। वो पोछा लगा रही है लेकिन गलत पोजीशन में पोछा लगा रही है। नॉर्मल कपड़े से लोग पोछा लगाते हैं तो हम कमर झुका के 5 सालों से पोछा लगा रही हैं, उसकी वजह से उनके कमर में दिक्कत आ गई। ये ओवर एक्टिव का एग्जांपल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो दोनों सिचुएशन, या तो ओवर एक्टिव में प्रॉब्लम क्रिएट हो मस्कुलोस्केलेटल यानी मांसपेशियां हड्डियों में दिक्कत, उसकी वजह से भी, या अंडर एक्टिविटी, दोनों की वजह से परेशानी हो सकती है। तो उसको हम लोग ट्रीट करते हैं फिजियोथेरेपी में, वो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, मैनेज करते हैं और उनको फिर कुछ चेंजेस बताते हैं, कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस बताते हैं कि आप चेयर को बेहतर करें, टेबल्स को बेहतर करें, मॉनिटर को बेहतर करें, जो भी जैसा भी जो भी एक्टिव जो भी है, जैसा भी ऑक्यूपेशन होता है। मान लीजिए बहुत लोग होते हैं जो बोरी एक तरह से दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो मतलब हालांकि वो लोग टेक्निकली बड़ा अच्छा यूज करते हैं। मैंने पुरानी दिल्ली में आप देखिए कि बड़े बड़े बोरे वो उठाते हैं, सर से एक चीज कनेक्ट होती है और वो बैक में एक सपोर्ट जैसा होता है और वो बोरा उसी पे सपोर्ट देता है और वो यूज करते हैं। सही देखा जाए मैकेनिकली, बायोमैकेनिकली वो साउंड है, उससे नेक इश्यूज नहीं होते हैं। ये रिसर्च मेरी एक मैम थी, उन्होंने एम्स की, उन्होंने एक रिसर्च करी थी। आसामीज जो पिकर्स होते हैं, जो टी पिकर्स होते हैं, हाँ, जो टी लीव्स को पिक करते हैं, उनमें वो स्टडी करी थी और उन्होंने ये पाया था कि जो लोग सर से यूज करते हैं उनको नेक का इश्यू कम होता है। सारा बर्डन उनके सर पे आ जाता है, लेकिन कम होता है क्योंकि वो बायोमैकेनिकली साउंड है। यानी सही मानो, बायोमैकेनिकली साउंड का मतलब कि वो सही पोस्चर में है और सही तरीके से वेट ट्रांसफर हो रहा है उनके सर से नीचे तक, पाँव या रीढ़ की हड्डी या उनके जो भी ट्रांसफर ऑफ वेट है वो प्रॉपर हो रहा है, इसलिए उनको प्रॉब्लम नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर ये ना हो तो फिर प्रॉब्लम। तो हम लोग वो एडवाइस करते हैं कि भाई आप अपने चेयर को बेहतर करें, चेयर के तरीके हैं कि उसको भाई मॉडिफाई करें, बैक में सपोर्ट रखें, एल्बो का सपोर्ट होना चाहिए, सीधे बैठे, पैर और जो नी का पोजीशन है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, हिप का पोजीशन है वो 90 डिग्री होना। ये सब सिचुएशन हम उनको बताते हैं ताकि वो चेंजेस करें, क्योंकि वो उनका ऑक्यूपेशन है, वो करेंगे ही करेंगे।
हम उनके ऑक्यूपेशन से हटा नहीं सकते। जी, हम जी। ये नहीं कह सकते कि आप ये ऑक्यूपेशन ना करिए, आपको नेक पेन हो रहा है या बैक पेन हो रहा है। हमको उनके ऑक्यूपेशन में चेंजेस करने हैं ताकि उनको इशू ना हो। आपके इन्वायरमेंट या सराउंडिंग में चेंजेस करने हैं ताकि वो उनको प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। बिल्कुल। तो ये एडवाइसेस उनको हम देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ergonomics या ergonomical एडवाइसेस। बिल्कुल। तो डॉक्टर शाह, जैसे कि आपने अभी कहा कि ergonomical जो एडवाइसेस की बात करें, तो पहले तो मैं इस टर्म को जानना चाहूंगी कि ergonomics होता क्या है? देखिए, ergonomics कहते हैं उसकी स्टडी करना जो ऑक्यूपेशन के सराउंडिंग या इन्वायरमेंट में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किचन में काम करता हूँ जी, तो किचन का क्या सिचुएशन होना चाहिए, हाँ। स्लैब कितनी हाइट पर होना चाहिए, जी, जी। ठीक है, या जो डोर मैं ऊपर से कोई कबर्ड खोलता हूँ, कोई बोर्ड खोलता हूँ, तो उसकी क्या हाइट होनी चाहिए। तो ये सारे जो इन्वायरमेंट की चीजें हैं उसको हम लोग ergonomics बोलते हैं। उसकी स्टडी को पढ़ने को, उसके पढ़ने को हम लोग ergonomics बोलते हैं। कि भाई मैं एक चेयर में बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो भाई मेरी चेयर कैसी होनी चाहिए, मेरी टेबल कैसी होनी चाहिए, कितने हाइट पर होनी चाहिए, मेरे सामने सिस्टम है तो वो सिस्टम की हाइट कितनी होनी चाहिए, वो किस लेवल पे होना चाहिए। इनफैक्ट डॉक्टर शायद यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि जिसकी हाइट छोटी होती है या जिसकी हाइट लंबी होती है, तो उन पर भी अब हम उसको तो कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जो है वो है, ये नेचुरल चीज़ है। तो उसके हिसाब से हमने बहुत बार देखा है कि लोग अपने जो, जैसे कोई पीसी है उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे थोड़ा सा हम टेढ़ा कर लेते हैं, या फिर अपनी चेयर को, अब आजकल एडजस्टेबल आती हैं चेयर, या तो नीचे कर ली, जिसकी हाइट छोटी है उसने ऊपर कर ली, तो एक लेवल पे सब आ जाते हैं, और उसके बाद नहीं हो पाता है, जो कि जो यही सब चेंजेस को ही हम लोग ergonomics के अंदर इंक्लूड करते हैं। जी, ये सब चीजें जो कि हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, जिसको हम लोग ergonomics के अंदर इंक्लूड करते हैं। आजकल ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑक्यूपेशन है जो वर्क रिलेटेड की इश्यूज क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, तो इसलिए हम लोग एडवाइस करते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो कि मान लीजिए कुछ उठाना है, अब प्रेगनेंसी आप देख लीजिए, प्रेगनेंसी में हम लोग एडवाइस करते हैं ना कि झुक के ना उठाएं जी। हमेशा पैर को मोड़िए, स्क्वाट करिए और फिर चीजें उठाएं, बॉडी से क्लोज रख के उठाएं। ये हम लोग एडवाइस करते हैं। ये सब ergonomical चेंजेस हैं, ये सब ergonomics के अंदर इंक्लूड की जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। साथ ही जानना चाहूँगी डॉक्टर शाद आपसे कि अगर बात करें, क्योंकि आपने पहले भी कहा था आईटी सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें, तो ergonomics एडवाइजर्स जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या एडवाइस जो है वो आप देना चाहेंगे? देखिए, MNCs आजकल बहुत सारे काम कर रही है ergonomics के ऊपर। एडजस्टेबल टेबल्स आ गए हैं, एडजस्टेबल चेयर्स आ गई हैं, ताकि इनफैक्ट जो हम गाड़ी लेते हैं, अगर हम कार लें, अब आप देखिए कि पहले तो क्या होता था, लोग क्या करते थे, एक पिलो रख के उसके बाद गाड़ी ड्राइव करते थे, जैसे एडजस्ट करते थे। लेकिन आजकल जो आपका बैक का पोजीशन है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट आप सीट भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कितनी ऊपर या कितनी नीचे आपकी सीट होनी चाहिए। जी, ये सब चीजें क्योंकि डेवलप हो रही, लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो वो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे MNCs जो हैं इस पे काम कर रही है, लेकिन अभी भी नहीं है, मास लेवल पे नहीं है। कहीं कहीं उन्होंने स्मार्ट बना दिया है कि ओके दिस इज स्मार्ट कंपनी, और कुछ सब सेक्शन बना दिए हैं जिसमें वो दिखाने के लिए कि हमने अच्छी चेयर, ergonomical चेयर्स या एडजस्टेबल टेबल्स हैं, वो चेंजेस, लेकिन मास लेवल पे नहीं है। तो हमें ये ज़रूरत है कि मास लेवल पे ये चेंजेस हों, और ये एडवाइसेस जो है वो जो ऑक्यूपेशन जो एम्प्लॉय है उसको भी मालूम होना चाहिए कि भाई मुझे इस काम से ये परेशानी हो सकती है। इस तरीके के 8 घंटे के काम से मुझे 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने में गर्दन में दर्द या कमर में दर्द या हाथों में दर्द हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं पहले ही से ही उसको सही कर लूँ, बेहतर कर लूँ, मैं अपनी पोजीशन को बेहतर रखूँ। अब देखिए, जरूर हमेशा मैं एकदम सीधा होके नहीं बैठ सकता। हाँ। 8 घंटे तक मैं एकदम सीधा होके नहीं बैठ सकता, बहुत नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ऐसी चीजें यूज करें, बैक के पीछे कुछ ऐसी चीजें यूज करें, कुशन या कर्व, स्मार्ट कर्व्स वगैरह यूज करें। एक अपर बैक मतलब पीठ के पीछे
रिक्लाइनर यूज करें जिसकी वजह से हम थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाते हैं। तो अगर हम स्लाउच भी होते हैं तो वो चीज उसको सीधा करके रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ एक होता है ना कि कोई बाहर से, मान लीजिए मैंने आपको बाहर से पकड़ा हुआ है, तो आप अगर स्लाउच में भी जा रहे हो, आप नीचे झुक भी रहे हो, अपनी गर्दन वर्दन ये झुक भी रही है, तो भी वो एक तरीके का सेंसेशन दे रहा है कि नहीं भैया आपको सीधा रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा सीधा हो जाते हो, तो बेहतर, मतलब आप उस सिचुएशन में नहीं पहुंचोगे, आप बेटर रहोगे। और उसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करो। आप हमेशा अपने, अगर आपको मालूम है कि 8 घंटा मुझे बैठना है, तो 8 घंटे में आप एक साइकिल बनाओ कि अच्छा ओके, एवरी 45 आवर्स 50 मिनट्स 45 to 50 मिनट्स मुझको एक राउंड लेना है, चल के जाना है, 5 मिनट का राउंड लेना है, फिर आके बैठना है। बिल्कुल। अगर आप 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहोगे और फिर 6 महीने बाद गर्दन पकड़े रहोगे, तो वो आपकी एफिशिएंसी खराब है। आप कंपनी के लिए एफिशिएंट नहीं। आप बेहतर कि 50 मिनट 45 मिनट के बाद 5 मिनट का राउंड ले लो, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेच करो, जी जी जी, थोड़ा बॉडी स्ट्रेच करो और फिर आके बैठ जाओ। बिल्कुल, वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो ये सब एडवाइस हमारे प्रोफेशंस में कंपनीज को भी जाती है, एडवाइस देते हैं कि आप ये कराइए, एम्प्लॉयज को एजुकेट करिए। आप ये नहीं कि बस एम्प्लॉयज से सब चीज लिए जा रहे हैं, आप उनको दीजिए भी, तभी वो आपको रिवर्ट बैक करेंगे, एफिशिएंट ज्यादा होंगे, ज्यादा आउटपुट क्रिएट करेंगे आपके लिए। डॉक्टर साहब, ये तो बात रही हमारी जो आईटी सेक्टर की, अगर हम बात करें, लेकिन हमारे साथ एक और, क्योंकि अब देखिए इंडिया की अगर बात करें, यहाँ पर हर क्लास, हर डाइवर्सिटी के लोग हैं। कहीं पर रिच क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है। अच्छा, बात करें थोड़ी सी अब नीचे, अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें, तो हम लेबर क्लास की अब बात करते हैं जी। तो एग्रोनॉमिक्स क्या कहता है, क्या है आपकी एडवाइस जो है वो क्या कहती है, किस तरह से उनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो लोअर क्लास है वो ज्यादातर अगर फिजिकल एक्टिविटी में इंक्लूड है, तो उसको ओवर एक्टिविटी की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे आप देखिए रिक्शा पुलर है फॉर एग्जांपल, हाँ जी जी, तो रिक्शा पुलर को भी नी का इशू होता है, पैर का इशू होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग ये कहते हैं कि अब तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें चेंज करी है, वो स्ट्रेस नहीं रहा जो पहले था। फिजिकल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, काफी रिड्यूस हुआ है स्ट्रेस, लेकिन कुछ ऐसी हैं जैसे लिफ्टिंग एक्टिविटीज। मान लीजिए मुझे कोई चीज उठानी है और कहीं पर शिफ्ट करना है, जी, कोई चीज उठानी है और कहीं पर शिफ्ट करना है, तो उस शिफ्टिंग में मुझे बार बार झुकना है और फिर उठाना है, झुकना है और फिर ले जाना है, झुकना है और फिर ले जाना है, उसकी वजह से मुझे इश्यूज आते हैं। तो भाई मैं उसको एजुकेट करूंगा कि आपको झुकने का तरीका बताऊं कि क्या सही तरीका है झुकने का और कैसे आप लिफ्टिंग एक्टिविटी करते हो। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं अपने बच्चे को आज भी एजुकेट करता हूँ एर्गोनॉमिक्स के लिए। ओके। मैं अपने मेरा बच्चा बहुत छोटा है, 4 साल का है, लेकिन मैं उसको ये बोलता हूँ कि अगर कोई चीज उठानी है भारी तो पैर मोड़ के उठाओ। अच्छा, नीचे झुक के मत उठाओ। हाँ। ताकि मैं उसके माइंड मेमोरी में इनबिल्ट कर रहा हूँ चीज कि ये तरीका है और ये ऐसे ही करते हैं। आप चप्पल पहनाते हो बच्चे को, चप्पल पहनाते हो तो कहते हो पहले पाँव डालिए सीधा और फिर पाँव डालिए उल्टा, आप ऐसे ही ट्रेन करते हो, वो उसकी मेमोरी में आ जाता है, फिर वो जिंदगी भर वैसे ही करेगा। तो अब जब लिफ्टिंग एक्टिविटीज है, ये सब चीजें हैं, तो आप उसको बचपन से ही एजुकेट करो। बिल्कुल। बस उसको आपको क्या करना है, एक तरीका है, एक तरीके में ढाल दो, वो बच्चा उसी तरीके से लिफ्टिंग एक्टिविटी करने लगेगा, फिर उसको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एजुकेशन आपको डालना पड़ेगा, बहुत अर्ली लाइफ में डालना पड़ेगा लोगों के, कि भाई, क्योंकि एक वक्त के बाद फिर वो मेमोरी जो होने लगती है ना, जो चलने लगती है, उसको रीडिस्कवर करना थोड़ा टास्क हो जाता है। आपको कई बार स्टिमुलस देना, बच्चा है ना, कई बार स्टिमुलस देता है तब करता है, वैसे ही आप एक वक्त के बाद किसी को अगर बोलोगे कि अच्छा ये तरीका नहीं सही है, ऐसे करके ऐसे उठाना है, तो वो कई बार जब आप बोलोगे तब जाके उसका चेंज आएगा। और आप क्या करते हो, आप एज अ प्रोफेशनल जाते हो एक कंपनी में, आप देखते हो लेबर से, उनको बस बोलते हो, एजुकेट करते हो कि भैया ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, और वो नहीं कर रहा है जी।
आप समझ रहे हैं, जी। वो नहीं कर रहा है। तो यही सब है, ये एजुकेशन जो है ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे, काम करने वाला जो कराने वाला जो है वो काम करने वाले को बताए कि भाई ऐसे करो, परेशानी नहीं होगी, दिक्कतें नहीं आएंगी, वो आपके लिए भी बहुत बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही कमाल की जानकारी के साथ आज डॉक्टर इरशाद अहमद यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। हमारा जो प्रोग्राम है ये है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो, जिसमें बातें बहुत सारी चल रही हैं और हमने जेरियाट्रिक हेल्थ केयर की भी बात करी, एग्रोनॉमिक्स की हमने बात करी है, और साथ ही साथ क्योंकि अब बात कर रहे हैं थोड़ी सी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की बात करेंगे। डॉक्टर इरशाद, आपसे जानना चाहूँगी, हमारा ये जो प्रोग्राम है यानी कि अभी हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं और ख़ुद को सस्टेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और जैसे गुड हेल्थ की हम बात करते हैं, वेल बीइंग की बात करते हैं, आगे आने वाले टाइम में जो एजेंडा हमने लिया है यानी कि 2030 की हम बात करें, तो जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं, अवेयर होना, जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है आगे जो है हम इस गोल को, जो कि SDG गोल है हमारा, इसको हम अचीव कर पाएंगे। बिल्कुल, हमको इस पे बहुत ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं मालूम है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं मालूम है, मतलब बहुत बेसिक चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा चेंज लाती है लाइफ में। आप देखिए कि मैं क्या सिर्फ सिंपल एक्टिविटी वो बता रहा हूँ कि उठाने का तरीका ही तो बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ जी। लेकिन वो उठाने का तरीका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके लाइफ में, लेटर्स लाइफ में, आगे की एजेस में, कि वो आपकी मतलब बहुत, आप देखिए एक बंदा जिसको लो बैक पेन है, कमर की एक बार प्रॉब्लम शुरू हो गई, हर बार वो कमर लेके बैठा रहेगा जी। हर 6 महीने साल भर में वो कमर लेके बैठा रहेगा, आज मेरा दर्द है, आज मुझको आज ये दर्द, आज दबा दो, आज गर्म पानी का सेक लगा दो। जी। आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। तो एक छोटी सी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, जागरूक करना बहुत जरूरी है। यही सस्टेनेबिलिटी का गोल है, यही उस एजेंडा का गोल है कि भाई हम अपनी हेल्थ को किस तरीके से बेहतर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमारी जो घर की फीमेल्स होती हैं, उनको ये इन बातों का जागरूक होना उनके लिए ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब भी वो, अब वॉशिंग मशीन है, उन्होंने कपड़े धोए हैं, अब वो क्या कर रही हैं, पूरे नीचे बैठना, ऊपर होना, कहीं ना कहीं वो झुक के ज़्यादा काम करती है, जैसे कि होम मेड्स भी करती हैं, हमारी हाउस वाइफ्स भी जो करती हैं, जो हमारी होम मेकर्स हैं, वो भी यही कर रही हैं। अगर खाना बनाना है तो कभी अगर जो चावल अगर ड्राम है, या फिर अगर आटे की बात करें, कहीं पर नीचे है, नीचे शेल्फ में रखा हुआ है, उसको निकालना, ऊपर रखना, या फिर ऊपर से कोई चीज़ उठाना, कहीं ना कहीं हमारे बैक इश्यूज उससे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और जब वो कहते हैं कि बैक इश्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा दवाई ले लेंगे ठीक हो जाएंगे, तो वो शायद से बिल्कुल सर यहाँ पर सहमत होंगे मुझे कि वो जो है वो फाइनल कंक्लूजन या फाइनल, उसको मैं नहीं कहूँगी कि रिजल्ट वो होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है देखिए ज़रूरी ये है कि हम कैसे ना कैसे उसे हमेशा के लिए हटा दें। तो उसके लिए एग्रोनॉमिक्स एडवाइस की, जो कि अभी यहाँ पर डॉक्टर इरशाद हमें दे रहे हैं, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जागरूक होना ज़रूरी है इस बारे में कि अगर आपको बैठने से सिटिंग प्रॉब्लम है तो किस तरह का पोस्चर रखें, जिस तरह से पोस्चर रखें आप अपनी हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। हाउसमेड जो हाउस वाइफ्स होती हैं, ये बहुत कॉमन है, जो कि उनका काम करना बहुत कॉमन है, इतना कॉमन है कि आप बहुत इग्नोर, आपको मालूम ही नहीं है वो चीज़, आपको मालूम ही नहीं है कि वो झुक के, मेरे लिए वो कॉमन है। जैसे मेरी बड़ी सिस्टर है, वो मतलब उन्होंने लाइफ में बहुत काम किया है, कहती घर का, क्योंकि वो काफी बड़ी है, मुझसे काफी बड़ी है, तो वो जनरेशन जो था वो पूरा घर का काम खुद करता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उनको प्रॉब्लम हो रही है, अब एवरी 6 मंथ वो आती हैं दिल्ली में, मुझसे ट्रीटमेंट लेती है, वो इसीलिए वो रहती है छत्तीसगढ़, लेकिन वो यहाँ आके ट्रीटमेंट लेती है क्योंकि वो प्रॉब्लम ज्यादा है। तो वो सिचुएशन आई वहीं से कि उन्होंने इतना ज्यादा वर्क किया, झुककर कि वो एक बॉडी भी है ना, एक बियर करता है एक लेवल तक जी, उससे ज्यादा वो बियर नहीं कर सकता। तो आपको या तो उसको स्ट्रेंथ, उसको ताकत देनी है बियर करने की, अच्छी ताकत दो, सही तरीके से ताकत दो ताकि वो बियर करे। आपने ताकत दी नहीं, आप जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी की बात कर रहे हो वो आपने किया नहीं, और आप गलत पोस्चर में चीजें कर रहे हो,
वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर इरशाद, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन डिजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से ऐसे कॉमन डिजीजेज हैं जो कि हावी हो सकता है? देखिए, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हम तो कहते हैं जो भैया बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते। हम जी। लोग कहते हैं कि भाई ना चलना, ना फिरना, ना वॉकिंग, ना जॉगिंग, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के लोग हैं। और उनमें ज़्यादा जो इश्यूज आते हैं वो ओबेसिटी, डायबिटीज़, जब भी बताया मैंने कि सेडेंटरी से ज़्यादा डायबिटीज़ हो रहा है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत कॉमन हो गया है आजकल। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं वो जी। बिल्कुल डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन, ये भी उनमें बहुत कॉमन पाया जा रहा है। जो लोग बैठे हैं, दिन भर बैठे हुए हैं, कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। फिर कोलेस्ट्रॉल का इशू, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीजेज हो रही हैं। इवन यहाँ तक कि ये पाया गया है कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो है वो कैंसर, जैसे कोलन कैंसर जो है वो पाया जा रहा है, जो ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की तरफ है। बिल्कुल। तो ये लोग बहुत, मतलब आप समझिए कि बहुत इग्नोर करने वाली डिजीज, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन को हम लोग बोलते हैं साइलेंट किलर, पता नहीं है बस, लेकिन कभी कुछ भी उसकी वजह से स्ट्रोक भी हो जाता है। इतना प्रेशर बढ़ गया, ब्लड का प्रेशर बढ़ गया कि वो नस की, सर की नस जो है, दिमाग की नस जो है वो फट गई, तो उसकी वजह से स्ट्रोक हो गया। तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं। आपको लग रहा है कि हाइपरटेंशन हो गया, नॉर्मली ठीक है, बीपी तो बढ़ा है, क्या हुआ है, नहीं, लेकिन वो बीपी जो है वो कभी नुकसान कर सकता है। अभी नहीं कर रहा है लेकिन कभी भी कर सकता है। तो आपको वो सब केयर करने की जरूरत है, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत है। आप सेडेंटरी तो आप भूल जाइए कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो कभी अच्छा है ही नहीं। बैठे रहने वाला इंसान कभी भी बेहतर नहीं है। उसकी फिजिकली, मेंटली और सोशली वो डिटेरिएट ही होगा, डिक्लाइन में ही जाएगा। आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करो। मैं रिकमेंड करता हूँ 24 घंटे में से कम 24 मिनट जी। कम से कम 24 मिनट 24 घंटे में से निकालो, जो कि फिजिकल एक्टिविटी का होना चाहिए, जो कि मैंने बताया कि किस लेवल, थोड़ा अच्छे लेवल का फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, ये रिकमेंडेड है एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ डॉक्टर इरशाद, यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि अब हमारा ये जो टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम रह गया है यहाँ पर, और यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी जैसे कि अब आप जो हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और इस मुहिम में आपने भी अपना योगदान ज़रूर दिया है, तो यहाँ पर डॉक्टर इरशाद, क्या वो ख़ास संदेश है जो आज आप हमारे फरीदाबाद के लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? अगर हम बात करें जेरियाट्रिक हेल्थ की बात करें, या एग्रोनॉमिक्स की बात करें, या बात करें सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की बात करें, तो वो सभी में अगर मैं एक कॉमन जोड़ निकालूं अगर, तो क्या वो ख़ास संदेश है जो आज आप हमारे जो फरीदाबाद के लिसनर्स हैं उन तक पहुंचाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस तरीके का शो ऑर्गेनाइज किया, जी जी, जो कि नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो है जी। ये मुझे लगता है कि शायद पहली बार हो रहा होगा इंडिया में, या मुझे नहीं मालूम, शायद ये और पहले भी हो चुका है, लेकिन उसी बस रिकॉर्ड को हम उस आगे ले जाने की मुहिम में है, इसलिए इसे लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो भी इसे कहा गया है। बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जी जी। और दूसरा, मैं आम लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो नॉर्मल पब्लिक है वो अपने एल्डर्स से कम्युनिकेट करें, इंटरेक्ट करें और उनको इंगेज करें एक्टिविटीज़ में, बिल्कुल, या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के द्वारा, या आप खुद, बिल्कुल, उनको ग्रैंड चिल्ड्रन के द्वारा आप उनको पार्क में या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर वो थोड़ा सा चल फिरे, एक्टिविटी करें, ऐसी जगह जो कि सेफ, ठीक है। मैं ये मतलब सजेशन देना चाहता हूँ, ऐसी जगह ना जाएं जहाँ जो सेफ नहीं हो। सेफ का मतलब कि फिजिकली सेफ नहीं हो, जी, जी, मतलब बहुत ऊपर खाबड़ रास्ता ना हो, ठीक है, ऐसा हो जो सपाट रास्ता हो, ग्रासेस वगैरह। और दूसरा, आजकल नंगा, मतलब नंगे पाँव, मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा नंगे पाँव चले, वो ज़्यादा अब क्या है, देखिए स्टडीज इस पे हो रही हैं जी जी, कि नंगे
पाँव चलने से, लेकिन ये नंगे पाँव चलने से पाया गया कि कुछ ऐसी स्टिमुलस, कुछ ऐसे हार्मोन्स है जो रिलीज हो रहे हैं जो कि आपके बॉडी की एफिशिएंसी को बेहतर कर रहे हैं, यानी बिल्कुल। हेल्थ को बेहतर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थोड़ा नंगे पाँव ग्रासेस में चले, या ऐसे भी कोई रेत पे वैसे सरफेस पे चले, वैसे सरफेस पे ना चले जो कंक्रीट सरफेसेस हो, या मार्बल पे नहीं, रिकमेंडेड नहीं है। आप मैट पे नंगे पाँव चल सकते हैं। ये फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 25 मिनट 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी करें। खाना हेल्दी डाइट, बैलेंस, अच्छा डाइट लें, ज़्यादा ना खाएं, कम भी ना खाएं, अंडर नरिश्ड ना रहें और ज़्यादा ना खाएं, सही खाना खाएं और अपने खाने में फ्रूट इंक्लूड करें। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी फ्रूट हो सकता है, वो सीजनल फ्रूट, कोई भी सीजनल फ्रूट अपने उसमें इंक्लूड करें और कुछ ना कुछ एक्टिविटी अपने साइकोलॉजिकल के लिए काम करें। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कुछ लोग कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं, मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट, मतलब कुछ भी ऐसी साइकोलॉजिकल छोटी सी चीजें जो आपके मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करें। बिल्कुल। सुबह उठ के 5 मिनट बस ध्यान से अपनी सांस को ही आप अपनी सांस का अंदर जाना और वापस आना, उसको ही, उस पे ही फोकस कर लें। ये भी एक तरीके का ध्यान है। तो किसी भी तरीके का आप मेडिटेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ सर मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए और इतनी सारी बातें करी है, इतनी सारी जानकारी जो है हमारी लिसनर्स तक पहुँचाई है। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव 7.8 FM। फील गुड, फील लाइव।